Good morning, children. Today we will learn about the sulfur, its allotropic forms and its compounds. So first about allotropes. As you know that there are certain elements in the periodic table which exist in different physical modifications. They have different physical properties but similar chemical properties. They are called allotropes, and this phenomenon is called as allotropy. In case of sulfur, it exists in different allotropic forms, out of which the sulfur rhombic is most stable form of sulfur at room temperature. Other allotropic forms are monoclinic sulfur, plastic sulfur, sulfur vapor, and different cyclic form of the sulfur. So here we will study first about the sulfur rhombic and monoclinic form. Sulfur rhombic is most stable form at room temperature. It is insoluble in water but soluble in carbon disulfide. Its density is 2.06 gram per centimeter cube and it is yellow in appearance. Now if you see the monoclinic sulfur, तो जो सल्फर हमें मिलता है वो येलो कलर का रहता है. अगर हम उस येलो कलर के सल्फर को एक चाइना डिश में ले लें और उसको हीट करें, जब वो मेल्ट कर जाए तो उसके बाद रख देते हैं कूलिंग करने के लिए. जब उसमें क्रस्ट बन जाए तो उसमें 2 होल करते हैं और उसके बाद इन्वर्ट कर देते हैं तो लिक्विड इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं. और जब क्रस्ट को हटाते हैं तो हमें कुछ नीडल शेप्ड मोनोक्लाइनिक क्रिस्टल्स ऑफ सल्फर मिल जाते हैं. तो इफ रोम्बिक सल्फर इज हीटेड अबव 369 केल्विन तो ये मोनोक्लाइनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि सल्फर के केस में रोम्बिक सल्फर मोस्ट स्टेबल होता है, तो बाकी इसके सभी एलोट्रॉप्स, सभी फॉर्म्स धीरे धीरे कूलिंग पर या धीरे धीरे वो रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो मोनोक्लाइनिक सल्फर विच एग्जिस्ट एट 369 केल्विन, अगर टेम्परेचर कम होता है तो मोनोक्लाइनिक सल्फर धीरे धीरे रोम्बिक सल्फर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. So now monoclinic sulfur is dull yellow in color. It is soluble in CS2 again. Density इसकी उससे कम होगी 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अगर स्ट्रक्चर का देखें तो दोनों में सल्फर मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्टा एटॉमिक होता है और दोनों में ईच मॉलिक्यूल इज क्राउन शेप्ड या पकड़ रिंग फॉर्म होता है. लेकिन वे ऑफ पैकिंग दोनों में डिफरेंट होती है. रोम्बिक सल्फर में ये सिमेट्रिकल पैकिंग होती है, क्रॉन एक ही साइड में होता है. लेकिन अगर मोनोक्लाइनिक फॉर्म देखें तो ये अप इस तरह से एंड डाउन, अप और डाउन इस तरह से, एंड देन इट फॉर्म्स अ नीडल शेप्ड क्रिस्टल. तो अरेंजमेंट ऑफ पकड़ रिंग फॉर्म इन बोथ द फॉर्म ऑफ सल्फर इज डिफरेंट. थर्ड फॉर्म हमें सल्फर साइक्लिक फॉर्म मिलता है जिसमें सल्फर S6 फॉर्म जो है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है. इट इज और इसका जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो चेयर फॉर्म है. इट एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म जिसमें जो सल्फर के लोन पेयर्स हैं इनके बीच में रिपल्सन कम होता है और ये स्टेबल होता है. प्लास्टिक सल्फर में अगर देखें बच्चों, अगर आप सल्फर को ले लें, ठीक है, इसको हीट करें, जब ये मेल्ट हो जाए तो अचानक इसको कोल्ड वाटर में ड्रॉप कर दीजिए तो आप देखेंगे एकदम च्युइंगम की तरह बन जाता है. सो दैट एक्वायर्स प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक सल्फर बन जाता है. एंड इट इज़ इनसॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड CS2. बच्चों ये दोनों में ही इनसॉल्युबल होता है. जो आपका ये प्लास्टिक सल्फर होगा, इट इज़ इनसॉल्युबल इन बोथ. इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज CS2 और इसकी डेंसिटी और कम होती है. अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये चेन शेप्ड इस तरह से जिगजैग चेन मैनर में रहता है, लाइक दिस. सल्फर वेपर अगर आप देखें, अगर आप सल्फर को हीट करते जाएं एंड इफ द टेम्परेचर गोज अबव, दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों, व्हेन द टेम्परेचर गोज अबव 1000 केल्विन टेम्परेचर तो सल्फर पहले क्या होता है, पहले पकड़िंग फॉर्म होता है, फिर धीरे धीरे वो साइक्लिक फॉर्म में आता है, फिर धीरे धीरे चैन ब्रेक होती है और फिर वो चैन स्लिप करने लगती है, फिर उसके बाद चैन इंटेंगल्ड हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है और फिर जब हम हीट करते हैं तो अगेन एक बार विस्कोसिटी कम होगी और जब टेम्परेचर अबव इतना आएगा, जब ये वेपर फॉर्म में आएगा तो जो चेन ऑफ सल्फर है
वो टूट जाता है इन वेरियस फॉर्म, जिसमें S2, S4, S6 कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उस वेपर फॉर्म में S2 फॉर्म सबसे ज़्यादा होगा, और S2 फॉर्म होने की वजह से जो सल्फर वेपर है वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। सल्फर वेपर, ये क्वेश्चन आपका इन टेक्स्ट में है कि सल्फर वेपर इज पैरामैग्नेटिक, व्हाट इज द रीजन? सल्फर वेपर इज पैरामैग्नेटिक, व्हाट इज द रीजन? तो आप लिखेंगे कि सल्फर वेपर इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज sulfur vapor contains mostly S2 molecules which exist only at very high temperature, and then this S2 molecule possess some unpaired electron in their anti-bonding molecular orbital. इस वजह से S2 molecule के वजह से जो सल्फर वेपर है वो क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक हो जाता है। Now we will take the compounds of sulfur. So first about sulfur dioxide. So how to prepare sulfur dioxide? So first method is by burning sulfur. S plus O2 gives SO2, and a small amount of SO3 is also produced. In lab, it can be prepared by the reaction of any sulfide with dilute acid. If we take any sulfide, then it gives SO3 2 minus, and acids give H plus. So this reaction takes place, gives water and SO2. This is sodium sulfide plus sulfuric acid, sodium sulfate, and water and SO2. In lab, sulfur dioxide is also prepared by boiling copper metal with concentrated sulfuric acid. Then here Kong sulfuric acid acts as oxidizing agent. It converts copper to copper oxide, and then copper oxide reacts with sulfuric acid to form copper sulfate and water. Here H2SO4 gives nascent oxygen. So in this reaction, this is due to oxidation role of sulfuric acid. Otherwise, copper does not react with dilute sulfuric acid. Industrial process, this sulfur dioxide is prepared by roasting of sulfide ore. 4FeS2 plus 11O2 gives 2Fe2O3 plus 8SO2. Sulfur dioxide is obtained industrially by roasting of any sulfide. Now if you see the properties, it is colorless, pungent smelling gas. It is highly soluble in water. Acidic character, the sulfur dioxide is soluble in water and it gives sulfurous acid. It is weak dibasic acid, and it turns blue litmus to red. Being acidic in nature, it reacts with bases and forms the salt. SO2 plus 2 NaOH, Na2SO3 plus H2O. Action of litmus. This reaction is same as the reaction of carbon dioxide in lime water. Lime water क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब SO2 गैस इससे पास करते हैं तो ये मिल्की हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फाइड। लेकिन अगर एक्सेस में SO2 पास करें तो कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा, जो कि सॉल्युबल हो जाता है, और जो इसका मिल्कीनेस है वो डिसअपीयर होने लगता है। तो इस बिहेवियर में बच्चों CO2 और SO2 दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कोई स्मेल नहीं होता है और SO2 में ये पंजेंट स्मेलिंग है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं। बच्चों अगर आप रिड्यूसिंग करेक्टर को देखें तो इफ यू सी द रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो जो मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड है, दिस मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर SO2 act as good reducing agent, and the reducing character is due to evolution of nascent hydrogen. अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर में पास करें तो या मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये H2SO4 और 2H देता है। ये नेसेंट हाइड्रोजन ही जो स्पीसीज इसके कांटेक्ट में आती है उसको रिड्यूस कर देता है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड की। These are very important reactions, that is the reducing role of sulfur dioxide. First reaction है, it decolorizes the violet color of acidified KMnO4 solution.
तो इसका रिएक्शन लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले KMnO4 जब एसिड के प्रेजेंस में लिया जाएगा तो ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ठीक है। 2 KMnO4 plus 3 H2SO4 gives K2SO4 2 MnSO4 3 H2O plus 5O। और फिर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा है यही SO2 को ऑक्सीडाइज करता है सल्फ्यूरिक एसिड में, +4 से +6 में नेसेंट ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। फिर नेक्स्ट क्या करना है, चूंकि यहाँ 5 नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पर एक ही यूज हो रहा है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करके पहले वाले के साथ ऐड कर दीजिए तो ये आपको बैलेंस इक्वेशन दे देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दूसरा, इट रिड्यूसेस फेरिक साल्ट टू फेरस साल्ट। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स नेसेंट हाइड्रोजन, और जो फेरिक साल्ट है जैसे फेरिक सल्फेट है ना, ये नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करके फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। नाउ इट्स ब्लीचिंग एक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन about the bleaching action of sulfur dioxide। So जो सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन होता है बच्चों, ये इसके रिड्यूसिंग रोल की वजह से है। Moist SO2 act as mild bleaching agent, its bleaching action is due to its reducing role। अगर आप देखें तो इसका जो रिड्यूसिंग रोल है एक्चुअली ये टेम्प्रोरी होता है। जैसे SO2 इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर गिव्स नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन है, ये कलर्ड वेजिटेबल मैटर को रिड्यूस कर देता है कलरलेस प्रोडक्ट में। अब अगर ये कलरलेस प्रोडक्ट एक्सपोज होता है एयर से, तो एयर में जो ऑक्सीजन है ना, वो इसको वापस ऑक्सीडाइज कर देता है और फिर वो कलर गेन कर लेता है। तो इस तरह से इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो क्या होगा, टेम्प्रोरी होगा। इसको देखने के लिए बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है बच्चों, मैं बताऊं। आप एक जार ले लीजिए, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड फिल कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि एक फ्लावर ले लीजिए, आप रोज का फ्लावर ले सकते हैं या हिबिस्कस का, गुड़हल का ले सकते हैं, और उसको पानी में भिगो लीजिए। आप फ्लावर को जार में रखिए, आप देखेंगे उसका कलर डिस्चार्ज हो रहा है। फिर वापस निकाल करके हवा में आप रखिए, हिलाइए उसको 2-3 बार, आप देखेंगे कि वापस वो कलर गेन कर रहा है। सो दिस शोस दैट the bleaching action of sulfur dioxide is temporary। It is due to its what role? Reducing role। ये याद रखिएगा। Uses of sulfur dioxide in the manufacture of sulfuric acid। ये सबसे ज़्यादा यूज है, इसमें इसी फॉर्म में यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन में ज़्यादातर। ब्लीचिंग एजेंट फॉर डेलिकेट आर्टिकल्स लाइक सिल्क एंड वूल। ये एंटी क्लोर का काम करता है। अगर क्लोरीन कहीं एक्सेस में है, उसको निकालना है, तो चारकोल के प्रेजेंस में SO2 को पास करेंगे तो ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड बना देता है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट, जो हमें पढ़ना है बच्चों, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। तो एक्चुअली सल्फर के ऑक्सो एसिड की 2 मेन फैमिलीज हैं। एक है सल्फ्यूरस एसिड और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरस एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट +6। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, तो स्ट्रक्चर के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता होना चाहिए। तो वही जो शॉर्टकट टेक्निक है उसी से आप निकालेंगे। तो यहाँ सल्फर सेंट्रल एटम है, तो इसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन आता है, यूनिवेलेंट है 2 आगे। ऑक्सीजन बाईवेलेंट है, इसका लेंगे नहीं, तो 6 2 8 हो गया, 2 से डिवाइड करो। इस मेथड में बाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट का नहीं लेते हैं। तो 4 पेयर्स आ गया। 4 पेयर्स को रखने के लिए क्या होने चाहिए बच्चों, 4 हाइब्रिड या 4 ऑर्बिटल्स होने चाहिए। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए आपको 1 S और 3 P लेना पड़ेगा, sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है, जैसे लोन पेयर। और ये जो 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो पहले आप ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, इसके बाद फिर ऑक्सीजन के थ्रू आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 ही ऑक्सीजन से जुड़ पाएगा, चाहे इससे चाहे इससे। अब 1 ऑक्सीजन बचा और 1 इलेक्ट्रॉन बचा। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन बाईवेलेंट है,
तो इस इलेक्ट्रॉन के मदद से इसकी ऑक्टेट पूरा कर दीजिए। तो इसमें से एक पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा, जहाँ से ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और सल्फर का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। बच्चों अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का केस लें तो केस उसी तरह से दिख रहा है कि यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन लेना नहीं है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सल्फर के अराउंड पहले 4 सिग्मा बॉन्ड बना दीजिए। 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले 4 ऑक्सीजन जोड़ दीजिए सिग्मा बॉन्ड से। तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन जोड़ दिए। ओके, अब आपको 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, तो किसी 2 ऑक्सीजन से आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। जोड़ दिए। अब बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर के यूज हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन और हैं और ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो जब आप मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे तो आप देखिए कि सल्फ्यूरिक एसिड में ये इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर होकर प्रमोट होकर यहाँ आ जाता है। तो आपको 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो एक पी पाई डी पाई इसके साथ, दूसरा पी पाई डी पाई बॉन्ड इसके साथ। अब इसके बाद एक आता है पराक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों पराक्सो मोनो ऐसा नाम से पता चल रहा है कि एक पराक्सो मतलब एक परऑक्साइड लिंकेज है, मोनो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब एक ही सल्फ्यूरिक एसिड में एक परऑक्साइड लिंकेज। इसका फार्मूला होता है H2SO5। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप H2SO4 बना लीजिए। अब एक ऑक्सीजन आपको और जोड़ना है। तो अब आप देखिए कि वो ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये ट्राइवैलेंट हो जाएगा। यहाँ जुड़ेगा नहीं, तो ये ट्राइवैलेंट हो जाएगा। यहाँ जुड़ेगा नहीं, तो हाइड्रोजन बाइवैलेंट होने लगेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ बाहर कहीं नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन एक्सेस हो रहा है उसको इस सल्फर और इस ऑक्सीजन के बीच में आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर एक परऑक्साइड लिंकेज बन जाएगा और सल्फर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड ये बन जाएगा, पराक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिसिटी की बात आती है तो एसिड में जितने OH ग्रुप होंगे वही उसका बेसिसिटी होगा। सल्फ्यूरस एसिड बेसिसिटी 2, सल्फ्यूरिक एसिड बेसिसिटी 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बेसिसिटी 2 होगी, यहाँ पर एक परऑक्साइड लिंकेज है। एक बच्चों आता है पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर आप पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड देखें तो इसके लिए 2 सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और इसको हीट करेंगे। तो जब हीट करते हैं तो ये एक हाइड्रोजन लूज करेगा। अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा दें यहाँ से, हालांकि ये इतने इजी ये नहीं होगा कि ये हाइड्रोजन लूज करेगा। 2 सल्फ्यूरिक एसिड के बीच से एक हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए। तो जब यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकालिए आप। तो जब ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से जुड़ गया। तो वही यहाँ पर किया गया है कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लूज करें तो उनके बीच में एक परऑक्साइड लिंकेज क्रिएट हो जाएगा। सल्फर इस ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, फिर ये सल्फर से, सल्फर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सल्फर। तो इस तरह से एक परऑक्साइड लिंकेज है जो कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ रहा है। तो इसीलिए इसको ये परऑक्साइड लिंकेज है। इसका नाम होगा पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों इसको मार्शल्स एसिड भी कहा जाता है। तो कई बार ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मार्शल्स एसिड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप जान लीजिए, इसको आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा क्योंकि ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं। क्लियर, थैंक यू। इसके बाद बच्चों अगर हम नेक्स्ट देखें, कुछ और एसिड का स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें एक आता है ओलियम। ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन के समय जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है तो उसको डायरेक्ट वाटर में नहीं ऑब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। पूरा कोलाइडल सल्फर एयर में आ जाता है, तो सिचुएशन बहुत वर्स होती है। तो सबसे पहले उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व कर लेते हैं। तो जब कॉन्क H2SO4 में SO3 डिजॉल्व होता है तो H2S2O7 बन जाता है, ओलियम H2S2O7। तो इसमें क्या है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सल्फ्यूरिक एसिड बनाइए पहले, उसमें एक SO3 जोड़ दीजिए। तो ठीक है, पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ H रख सकते हैं आप, फिर H को यहाँ से हटा के SO3 जोड़ के H को यहाँ कर दीजिए। तो सल्फर ऑक्सीजन सल्फर लिंकेज क्रिएट हो जाएगा ओलियम में। इसकी भी बेसिसिटी 2 होगी क्योंकि यहाँ पर 2 H ग्रुप है जो कि वाटर में रखने पर आयनाइज होगा, 2H+ देगा। थायो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, बच्चों ये सल्फ्यूरिक एसिड है। थायो मीन सल्फर, थायो का मतलब सल्फर होता है। तो एक यहाँ पर सल्फर है
तो चूंकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों की बैलेंसी क्या होती है बच्चों, सेम होती है, तो अगर इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर रख लें कोई हार्म नहीं होगा, ये हमारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी अब चेंज हो जाएगी। ऑक्सीजन के प्लेस पर सल्फर ज्वाइन हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों की बैलेंसी 2 होती है। क्लियर? इसके बाद ये आपको बताया गया है ओलियम कैसे आप बना सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बना, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, फिर आपको इस हाइड्रोजन को यहाँ ले आना है, ठीक है, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इस सल्फर से ये ऑक्सीजन के थ्रू इस सल्फर से जुड़ जाएगा, ओलियम बन गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।